आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपनी कामयाबी की ओर एक से एक बढ़ करके कदम बढ़ा दिए होंगे। स्टडी टिपलेट भी आप लोगों की कामयाबी के लिए ही मंगल कामनाएं करता है और तरह तरह की कंपटीशन में काम आने वाले क्वेश्चन लेकर के वीडियो बनाकर आपको देता है। ऐसी वीडियोस जो आप लोगों के फ्यूचर को बनाने में आपका सहयोग करती हैं और इन वीडियोस को आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए। आपके लाइक कमेंट शेयर की वजह से ही हमारे चैनल का उत्साह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता है और इसी की बदौलत हमें और भी ढेर सारी बढ़िया क्वेश्चन सर्च करने में बल मिलता है और वीडियो जो है हम बड़े ही उत्साह के साथ बनाते हैं। तो आप लोगों की ये जो कामयाबी की यात्रा है सक्सेस हो, मंगलमय हो। आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी टिपलेट के साथ। चलिए हम अपने हरियाणा जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ हरियाणा जीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के प्रसिद्ध भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को कितने भागों में बांटा है? एक भूगोलविद है हरियाणा के डॉक्टर जसवीर सिंह और उन्होंने हरियाणा की मृदा को, मिट्टी को यानी कि उनका पार्टीशन किया है, उनके भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मृदा को हरियाणा में घर या कंधी कहते हैं? तो कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है हरियाणा में जिसको हरियाणा के लोग जो है घर या फिर कंधी भी कहते हैं? और वो मिट्टी है गिरिपादीय। और ये गिरिपादीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पर्वतीय ढलानों के नीचे तराई क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, कैसी मृदा को राज्य में रसोली कहा जाता है? हमारे राज्य में जो है रसोली, बैरानी ऐसी नाम से मृदाएं हैं। तो रसोली मृदा किस को कहा जाता है? हल्की दोमट मिट्टी को। हल्की दोमट मिट्टी को रसोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में कैसी मृदा है? तो हरियाणा के ज़्यादातर भागों में पूछा है कैसी मृदा है, तो वो है उष्ण स्टेपी। उष्ण स्टेपी मृदा जो है ज़्यादातर हरियाणा के भागों में पाई जाती है। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा नदी से राज्य के किस जिले में सिंचाई होती है? तो भाखड़ा जो नदी है जो पंजाब के रास्ते बहती है और हिमाचल पंजाब के रास्ते से बहते हुए वो आगे बढ़ जाती है। तो इस नदी से जो नहर निकाली गई है उसके द्वारा हमारे हरियाणा के किन जिलों में जो है सिंचाई की जाती है? तो वो सिरसा, हिसार, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल और भी अन्य जिले जो हमारे उत्तर पूर्व बेल्ट में लेकर के पश्चिम बेल्ट तक के जाते हैं, उन सभी में जो है भाखड़ा के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सूरज कुंड का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो सूरज कुंड का निर्माण पूछा है। ये एक प्राचीन कुंड है और इसका निर्माण जो है सूरज की आकृति में करवाया गया है। तोमर राजपूतों के द्वारा जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए आधिपत्य स्थापित किया गया था, क्योंकि जो दिल्ली के जो शासक थे उनके जो वंशज थे उनके द्वारा इस क्षेत्र को स्थापित किया गया, बसाया गया था। तो यहाँ पर सूरजपाल ने जो है सूरज कुंड की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार क्या है? हरियाणा का देशांतरीय विस्तार पूछा है, क्या है? तो वो है 74 डिग्री 28 इंच पूर्व से लेकर के 77 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर तक है। हरियाणा का विस्तार कितना है? 74 डिग्री 28 इंच पूर्वी से लेकर के 77 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो राज्य का मैदानी भाग पूछा है और ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है? ये 700 से 900 फीट ऊंचा है। 700 से 900 फीट।
क्वेश्चन नंबर 9 है, टांगरी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो हमारे राज्य में जो है 8 प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें से घग्गर जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख सहायक नदी है और इसकी ही जो है ये टांगरी नदी प्रमुख सहायक नदी है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। घग्गर नदी हमारी राज्य की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार पूछा है 27 डिग्री 39 इंच से लेकर के 30 डिग्री 55 इंच तक, यानी कि बताया गया है 27 डिग्री 39 इंच से लेकर के 30 डिग्री 55 इंच तक जो है हमारे राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश रेखाएं जो है इस दौरान जो होती हैं ये हमारे राज्य से होकर के गुजरती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में कौन सा प्राकृतिक भाग बहुत बड़ा है? हमारे राज्य में बहुत से प्राकृतिक भौगोलिक आकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत भी है, मैदान भी है, वन भी है और जो है बहुत से इम्पोर्टेंट जो हमारे क्षेत्र हैं जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। तो इन सब में से हमारे राज्य का सबसे बड़ा जो भाग है, भौगोलिक भाग है, वो कौन सा है? तो वो मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लेते हैं, बड़खल झील कहाँ अवस्थित है? बड़खल झील पूछा है, एक प्राकृतिक झील है ये हरियाणा में, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और इसको जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी से इसको राष्ट्रीयकृत जो है घोषित कर दिया गया था। और हरियाणा की प्रमुख जो झील है वह बड़खल झील ही है। तो बड़खल झील फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 13 है, जींद में कौन सी नदी बहती है? तो जींद राज्य है जिसमें पूछा गया है कौन सी नदी बहती है? ठेंगा बहती है। कोई भी नदी जींद से नहीं बहती। हमारे राज्य में कुछ जिले ऐसे हैं जहां से कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे रोहतक है और चरखी दादरी है, भिवानी है। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां से जींद है, जहां से कोई भी नदी नहीं बहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखते देखते हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं और सारे के सारे हरियाणा जीके से संबंधित हैं। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखा करें और हरियाणा जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन रामबाण हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इनसे अलग कुछ भी नहीं आने वाला। इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके हरियाणा के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ स्टडी 888 हरदम आपके साथ रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, पानीपत का मुख्य खनिज क्या है? तो पानीपत जो हमारा एक बुनकरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर हमारे आर्मी के लिए जो गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं, दरी वगैरह बनाए जाते हैं, कम्बल बनाए जाते हैं। तो इस शहर का जो खनिज पूछा है वो क्या है? तो वो गंधक है। गंधक जो है पानीपत का प्रमुख खनिज है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी बताओ। तो फरीदाबाद में कौन सी नदी बहती है जी? फरीदाबाद में यमुना नदी बहती है। हमारा जो फरीदाबाद नगर है ये औद्योगिक नगर है। इसमें हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हरियाणा के सबसे ज़्यादा शहर नगरीय क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो स्टेशनरी उद्योग है, बहुत से उद्योग है, ट्रैक्टर उद्योग है। तो ये फरीदाबाद जो है यहाँ से यमुना नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना है 44,212, तो उसका कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन क्षेत्र स्थित है? तो वो 6.6% पर, 6.6% भाग पर जो है हरियाणा के वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अरावली क्षेत्र के आसपास कितनी वर्षा होती है? अरावली क्षेत्र जो दक्षिणी हरियाणा है उस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? तो वो तो कम होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है एवरेज के हिसाब से हम इसको देखते हैं तो। और क्वेश्चन नंबर 18 है, बीरबारा वन अभ्यारण्य कहाँ है? बीरबारा वन अभ्यारण्य जो है ये जींद में है। कहाँ है? जींद में। क्वेश्चन नंबर 19, भौंकने वाले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं?
देखिए हमारे राज्य में जो है 2 राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, एक गुरुग्राम में है और एक यमुनानगर में है। गुरुग्राम में जो है वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार है। वहाँ पर साइबेरियन जो पक्षी हैं वो शीत ऋतु में आते रहते हैं, तो ये केंद्र सरकार से संरक्षित है और अनुदान प्राप्त है। और दूसरा जो है हमारा ये यमुनानगर में है और इसको कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इनके साथ राष्ट्रीय लगता है और ये भी केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त है। और इसी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में भौंकने वाले हिरन जो हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के कुल भौगोलिक भाग में कितना प्रतिशत वनाच्छेदन है? तो हमारे राज्य का जो कुल भौगोलिक भाग है उसमें पूछा है कि उसमें कितना वनाच्छेदन है। इसमें पहले वन क्षेत्र था, अब वनाच्छेदन पूछा है। तो इस क्षेत्र में अब वो भाग भी आ गया जो हमारे सड़कों के किनारे, किसी के प्लाट में, किसी जमीन पे जो है पेड़ पाए जाते हैं, वो भी इसमें काउंट किया गया है। तो वो है 6.80%। 6.80% भाग जो है वो वनाच्छेदन है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो देख लेते हैं। वीर चक्र के तहत सैनिकों को कितनी राशि दी जाती है? वीर चक्र दिया जाता है हरियाणा में सैनिकों के उत्कृष्ट कार्य के लिए, उनके शौर्य के लिए। और उस वीर चक्र के तहत हमारे जो सैनिक हैं उनको, जिनको ये वीर चक्र दिया जाता है, उनको 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मार्कंडा किस नदी की प्रमुख नदी है, प्रमुख सहायक नदी है? मार्कंडा नदी, इस नदी के किनारे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम हुआ है और मार्कंडेय यूनिवर्सिटी भी जो अंबाला में स्थित है इसी के नाम से है। तो मार्कंडा नदी जो है ये बहुत ही विस्तारित नदी है और ये हमारी जो सरस्वती नदी है, जो हमारी सरस्वती नदी है उसकी ये सहायक नदी है, उसकी सर्वाधिक बड़ी सहायक नदी है। और मार्कंडा की सहायक नदी कौन है? कांगड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? हरियाणा की प्रमुख झील का नाम क्या है? तो हरियाणा की प्रमुख, पहले उसके विषय में चर्चा की है कि भारत की आज़ादी के बाद से ही वह हमारी हमारी जो स्टेट की प्रमुख जो झील हुई है बड़खल झील, उसी को ही जो है यहाँ पर प्रमुख झील कहा गया है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिसार में हिरण उद्यान कब स्थापित किया गया? हमारा जो जिला हिसार है इसमें एक हिरण उद्यान की स्थापना की गई है, हिरण को संरक्षित किया गया है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। कब? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं। क्या कह रहा है? हाथी पुनर्स्थापन या अनुसंधान कहाँ है? हाथी पुनर्स्थापन, हाथियों को दोबारा से स्थापित करने का केंद्र या फिर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये पूछा है। तो ये जो है हमारे यमुनानगर में है। हाथियों के लिए इसको स्थापित किया गया है और ये यमुनानगर में है। तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारे 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से। जबरदस्त क्वेश्चन, मैं नहीं मानता कि इससे बाहर कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित वीडियो और क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे और वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें। आप उन लोगों तक भी, उन बच्चों तक भी जो है इस वीडियो का लिंक शेयर करें जो हरियाणा के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये चैनल सदा आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करता रहता है। तो इसीलिए आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जो न्यू मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा ढेर सारी यूजफुल वीडियो लेकर के आपके सामने। नमस्कार, जय। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने, आपका अपना प्रिय स्टडी चैनल लेकर के, स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? केम छो? मजा में छो? तो इसका मतलब है आप लोगों का कैसा हाल है? क्या आप मजे में हो? स्टडी आपकी कैसी चल रही है? स्टडी करते रहिए, एकमात्र यही आप लोगों का सच्चा साथी है स्टडी। आपके दिमाग में जो कुछ ज्ञान भरा हुआ है यही आपका सच्चा साथी है। और जो भौतिक चीजें हैं वो आपका साथ नहीं देने वाली, समय तक तो वो आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए
क्वेश्चन लेकर के आया हूं जीके एंड करंट अफेयर के। मार्स रोवर मिशन पर भारत किस देश के साथ मिलकर अभियान चलाएगा? तो मार्स रोवर मिशन जो है, जो मंगल ग्रह पर रोवर भेजने का जो कार्य है, जो मिशन है, वो भारत बना रहा है, उस पर मिशन को रूप देने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ किस देश के साथ मिलकर के ये ऐसा कार्य करेगा? तो भारत के साथ फ्रांस, ये दोनों देश मिलकर के, भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर के मार्स पर रोवर को भेजने का जो मिशन है वो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश सिनेमा में अच्छे अभिनय के लिए किस भारतीय को सिख रत्न मिला है? तो ब्रिटिश जो सिनेमा है, वहाँ का जो हॉलीवुड है, उसमें एक हमारा भारतीय सिख है जिसका अभिनय बहुत ही उत्कृष्ट रहा है और उसके लिए उसको सिख रत्न दिया जा रहा है। तो वो कौन है? वो है गुरिंदर चड्ढा। तो बहुत ही बढ़िया हर्ष की बात है, इंडिया के लिए एक सम्मान की बात है कि हमारे किसी एक नागरिक को, एक व्यक्ति को, हमारे एक ब्रिटिश देश में रहते हुए वहां पर वो सम्मान प्राप्त कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विश्व की तीसरी बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग भारत किस देश की संस्था ने बनाई है? तो भारत की किस संस्था ने बनाई है, ये पूछा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग भारत की किस संस्था ने बनाई है, ये पूछा है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये हाइपरसोनिक सुरंग है और ये जो है पवन सुरंग के नाम से जानी जाती है, पवन सुरंग है। और ये जो है इसरो ने बनाई है। कौन सी संस्था ने बनाई है? इसरो ने। आपको बता देता हूं कि इसरो का पूरा नाम क्या है। का जो पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है, इसका गठन, इसका निर्माण 1969 में हुआ था। और ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। कर्नाटक राज्य की राजधानी जो बेंगलुरु है, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा रिसर्च सेंटर है। तो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 75 गेंद में 300 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो एक क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने मात्र 75 गेंद खेली हैं और 300 रन बनाए हैं। तो वो कौन है? तो उस खिलाड़ी का नाम है मोहित अहलावत। क्या नाम है? मोहित अहलावत ने 300 रन बनाए हैं 75 गेंद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत को पछाड़कर कौन सा देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ गया है? तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और ये प्रयत्न कर रही है किसी तरह से विकसित हो जाए। विश्व की बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ इसका भी नाम गिना जाए। लेकिन हमारा ही एक पड़ोसी भाई जो एशिया का देश है, वो भारत को पछाड़ करके अर्थव्यवस्था के मामले में आगे निकल गया है, भारत से आगे निकल गया है। तो वो है चीन। कौन है? चीन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण हुआ है। ये कह रहा है कि हाल ही में कुछ समय पहले ही एक मिसाइल का परीक्षण हुआ जिसका नाम है पृथ्वी 2। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? पूछ रहा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता यानी कि कितनी दूरी तक ये प्रहार कर सकती है, वो क्षमता पूछा है। तो वो है 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मनिका और मौमा किस खेल से के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली जोड़ी बनी है? तो मनिका और मौमा जो है, ये भारतीय नागरिक हैं और खिलाड़ी हैं। ये एक जो खेल है उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में ये सफल हुए हैं, इनकी जोड़ी सफल हुई है। और ये कौन सा खेल है? ये है टेबल टेनिस। कौन सा खेल है? टेबल टेनिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल सॉइल सेलेनिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सेलेनिटी है, इसका कार्य है मिट्टी में लवणता की मात्रा को मापना। मिट्टी में लवणता कितनी है? अगर मिट्टी में लवणता ज्यादा होगी तो वह कम उपजाऊ होगी। तो इसलिए वो मिट्टी की लवणता को मापता है और इसी का नाम जो है सेंट्रल सॉइल सेलेनिटी है। और ये देश का जो है प्रमुख मिट्टी लवणता केंद्र है। इस पर रिसर्च किया जाता है और ये हरियाणा के किस जिले में पूछा? करनाल में। कहाँ है? करनाल में।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला किस देश में है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर एक दूरबीन वेधशाला है जिस स्पेस में जो है नजर रखी जाती है, कुछ गतिविधियां होती हैं, खगोलीय घटनाओं को देखा जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी दूरबीन वेधशाला है ये भारत में स्थित है। कहाँ है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्म श्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय सिनेमा में पुरस्कारों की झड़ी शुरू हुई थी, तो उस समय में जो है सबसे पहले अभिनेत्री कौन थी जिसने पद्मश्री पुरस्कार पाया था? तो वो थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त सुनील दत्त की वाइफ है, संजय दत्त की माता जी हैं, और ये जो फैमिली है ये हमारे हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चुनाव कौन करता है? जो नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि मदर टेरेसा को मिला है और हमारे बहुत से ऐसे नागरिक हुए हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर भी हुए हैं। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार जो है किस के द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में चौथी बार नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेपाल में जो है 2000 से लेकर के 2010 तक जो है बहुत से उथल पुथल हुए हैं राजनीतिक तौर पर। वहां संविधान कभी बना है तो कभी बिगड़ा है, तो कभी राजतंत्र आया है तो कभी गणतंत्र आया है। तो ये उथल पुथल के बीच में जो है नेपाल के जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं और जिनका नाम है शेर बहादुर देउबा। क्या नाम है? शेर बहादुर देउबा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने कितने पुराने केस निपटाने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए हैं? हमारी केंद्र सरकार ने हमारे न्यायालयों के ऊपर जो केस का भार है, जो बर्डन है, उनको निपटाने के लिए जो है एक न्याय मित्र की शुरुआत की है। और ये न्याय मित्र जो है कितने साल पुराने केसों को निपटाने का कार्य करेंगे? 10 ईयर, यानी कि 10 साल पुराने केसों को। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? भारत रेलवे के विकास के लिए किस देश को 318 मिलियन डॉलर देगा? हमारा जो देश है यह भले ही अभी विकसित नहीं हुआ हो, विकासशील ही चल रहा हो। अपने देश में चाहे कितने ही संसाधनों की कमी हो, चाहे अपने देश के लोगों को जो है पेट काट करके ही क्यों न जीना पड़े, फिर भी हमारा जो देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से ऐसे देश हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या दूर का हो, उसकी मदद के लिए जरूर सबसे आगे रहता है। अगर संसार में कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। तो यहाँ पर एक भाईचारे का समभाव जो है हमारा देश प्रस्तुत कर रहा है। अपने देश में अभी रेल तंत्र को विकसित किया जा रहा है, और जबकि साथ के साथ जो है ये दूसरे देश में भी रेल तंत्र को विकसित करने के लिए उसको मदद कर रहा है। तो 318 मिलियन डॉलर दिए हैं भारत ने किसको? श्रीलंका को, रेलवे के विकास के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी पूछ रहा है, तो वो लिखी है अरुंधति रॉय ने। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, और पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, जैसे कि जयदेव ने गीत गोविंद लिखी और कबीर ने बीजक लिखी। तो इस तरह के बहुत से पुस्तक पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप जरूर देखें। एक वीडियो मैं पुस्तक के ऊपर जरूर लेकर के आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किस देश की पुलिस ने रोबोट पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है? तो एक देश ऐसा है जिसने ड्यूटी पर एक रोबोट को जो है नियुक्त किया है, और उसकी रैंक भी अच्छी रखी है। तो यहाँ पर रोबोट जो है एक निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और पुलिस के कार्यभार को बड़े ही सरलता से जो है हैंडल करता है। तो वो देश है दुबई। दुबई देश में ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था?
तो पूना समझौता हुआ था ये, और दो राजनीतिज्ञ जो लोग हुए हैं, जो पॉलिटिशियन हुए हैं, हम एक को पॉलिटिशियन नहीं मानते लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेन राजनीति की धुरी तो वो रहे ही हैं। तो उन दोनों के बीच में पूना समझौता हुआ, और वो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा शासन जो राज्य हुआ है नंद वंश, उस समय में कौटिल्य चाणक्य हुए हैं। धनानंद ने उनका अपमान किया, जिससे कौटिल्य जी रुष्ट हुए और उनका सर्वनाश करने का प्रण लिया, और वो इसमें सक्सेस भी हुए। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जाकर के तक्षशिला में जो है शिक्षा दी, उसको काबिल बनाया, और उसका इस्तेमाल करते हुए जो है उस नंद वंश का सर्वनाश किया और एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य उस बच्चे का नाम था, जो बहुत ही बड़ा महान शासक बना आगे चलकर। तो यहाँ पर पूछा है नंद वंश के बाद कौन सा शासन आया, तो अभी मैंने बताया आपको कौन सा, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन जो है वही पुट करता हूँ जो अब तक अलग अलग तरह के जो जॉब्स के लिए एग्जाम हुए हैं, रेलवे है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या किसी भी स्टेट का है, या किसी शिक्षक भर्ती का है, पुलिस भर्ती का है, किसी भी तरह के जो टेस्ट हुए हैं उनको मैं देख करके ये प्रश्न छांटता हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया, मेगस्थनीज पुस्तक का जो नाम है, मेगस्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में है ना, इतिहास में एक से एक अलग अलग आक्रमणकारी आते रहे हैं। भारत को बहुत सारे आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा है। हर बार भारत को जो है बार बार लूटा गया है, और फिर भी ये अपने स्ट्रक्चर पर खड़ा होता रहा है। तो भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आया था और वो मुस्लिम था, और वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आया था। 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करने आता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? हमारे इतिहास का एक स्मृति चिन्ह कहा जा सकता है। हमारे भारतीय इतिहास में एक उत्कृष्ट स्थान रखने वाला आगरा शहर, जहां आज जो है ताजमहल स्थित है, तो यहाँ पर लोधी वंश ने शुरुआत की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, यहाँ पर आगरा का किला बनाया था, और फिर उसके बाद मुगलों ने इस पर आधिपत्य जमाया और मुगलों ने यहाँ से शासन किया। इनकी राजधानी सबसे पहले आगरा रही, और अकबर ने फिर आगरा के किले का पुनर्निर्माण भी करवाया था। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हमारे देश में अपने वजूद को साबित करने के लिए बहुत से जो हमारे योद्धा हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं, विभूति हुई हैं, उन्होंने समय समय पर अपना योगदान दिया है। तो एक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले हमारे देश में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी को कहा कि उन्होंने हमारी ये राष्ट्रभाषा है, और वो महान हस्ती हुए हैं। कौन हुए हैं? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के एक धनी व्यक्ति थे, और इनके विषय में कभी फुर्सत से हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? केचुआ पालन, जो केचुए थे ना बारिश के सीजन में जो सांप की तरह निकलते हैं, तो उसके पालन को क्या कहा जाता है? उसके पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। इसी तरह के कुछ कल्चर और हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, और इसी तरह से जो वर्टिकल्चर है, अंगूर की खेती की जाती है। तो बहुत से ऐसे पालन होते हैं, मधुमक्खी पालन है, पुष्प पालन है। तो इनको भी आप अच्छे से देख लें, एक वीडियो इनके ऊपर जरूर से जरूर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मेन प्रश्न है आपका, केचुआ पालन को कहा जाता है वर्मी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने में किस गैस की भूमिका होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है आपके घर में, जो फ्रिज होता है, उसमें आप पानी रखते हैं, और उस पानी को ठंडा करने में कौन सी गैस जो है
फ्रिज की मदद करती है, तो वो गैस है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की मदद से जो है हमारे फ्रिज का पानी ठंडा होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 आज की वीडियो का हमारा लास्ट लेकर के आया हूँ, 1 से लेकर के 25% लेकर के आया हूँ। बड़े ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल श्रम को निषेध किया गया है। तो बाल निषेध है क्या, बच्चों के द्वारा जो श्रम किया जाता है, जिन बच्चों से कार्य करवाए जाते हैं, उसको रोकने के लिए एक बाल निषेध श्रम जो है अनुच्छेद लेकर के आए हैं, कानून लेकर के आए हैं। ये कहते हैं हमारे कानून के मुताबिक ये कहा जाता है कि 14 साल से कम का जो बच्चा है उससे हम कोई कार्य नहीं करवा सकते, वो केवल पढ़ने और खेलने कूदने में ही अपना समय व्यतीत करेगा। तो 14 साल के बाद ही हम बच्चों को जो है धीरे धीरे कार्य में शामिल कर सकते हैं। तो ये कानून जो है अनुच्छेद 24 के तहत लाया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध कानून को लाया गया है। बहुत ही बढ़िया काम किया है हमारी गवर्नमेंट ने, और इसमें जो है लड़कियों की हालात थोड़े से सही होते हुए नजर आ रहे हैं। अब पेरेंट्स अपनी लड़कियों को जो है पढ़ाने लिखाने में ही रुचि लेने लगे हैं। तो पहले उनसे गृह कार्य या और अन्य कार्य करवाए जाते थे। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं ये सभी क्वेश्चन छाट करके लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो ये बार बार मैं कहते कहते थक गया हूँ, आप अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जितने भी न्यू मेंबर इस चैनल को देख रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है वो सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संजय कुमार और भी ढेर सारी आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टडी टिपलेट आपके कामयाबी के गेट खोलेगा। हम आपके साथ साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे और आपको भी साथ लेकर के चलते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।